नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के एक क्राइम स्टोरी में। जी हाँ, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको, जनमानस को, जो भी ये कहानी सुनेगा उसको अपने रिश्तों पे शक करने के लिए मजबूर कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शक किया जाना चाहिए, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी जो है ना, ये एक पत्नी की कहानी है। एक पत्नी जिसे माता पिता के बाद एक पुरुष का सबसे बड़ा और पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो माता पिता के जाने के बाद भी अपने पति का साथ देती है। एक ऐसा रिश्ता इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे इस पवित्र रिश्ते को एक पत्नी ने तार तार कर दिया। एक भाई, अक्सर हमारे भारत में जब भी भाइयों की बात होती है तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनका नाम लिया जाता है। लेकिन ये सब त्रेता युग की बात थी। कलयुग में कलयुगी भाई हो गए हैं। उन्हीं कलयुगी भाई में से एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इस स्टोरी को पक्का लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको स्टोरी कैसी लगी। चलिए लाइक का एक टारगेट रखते हैं, 500 लाइक। मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक चाहिए। आई होप मुझे आराम से मिल जाएंगे, प्राप्त होंगे। और अपने लोगों तक संदेश और सतर्कता पहुंचाने के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर 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 फॉरवर्ड करें। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ये कहानी सुनते हैं। ये बात है 24 अप्रैल 2024 की। यूपी का एक छोटा सा गांव है खेरसा। सुबह सुबह का वक्त था। सुबह गोल्डन धूप आ रही थी। लोग बस अपने अपने काम के लिए निकले ही थे कि कुछ लोगों की नजर तालाब में पड़े हुए किसी चीज पे पड़ी। लोगों ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें ये कोई इंसान लगा। उनको लगा कि कोई डूब रहा है, तो लोग कुछ दौड़ करके उसके पास गए तो देखा कि वो इंसान डूब नहीं रहा था, वो डूब चुका था। जी हाँ, वो एक शव था, एक आदमी का शव, जिसके हाथ पैर बांध रखे थे और उसकी पेट पर, छाती पर बड़े बड़े पत्थर बांधे हुए थे, इसलिए ताकि जो कातिल था वो ये नहीं चाहता था कि जो लाश है ये कभी पानी के ऊपर आए। लेकिन सच कभी नहीं डूब सकता। कातिल ये बात भूल गया था। चलिए इस कहानी के बारे में पता करते हैं। ये कहानी एक्चुअली 2024 नहीं, उससे 7 महीने पहले सितंबर 2023 में ही शुरू हो गई थी। और इस कहानी के तार जुड़े एक ऐसी जगह से जहां लाखों लोग अपनी आस्था, अपने विश्वास को लेकर के जाते हैं। जी हाँ, ये जगह थी बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश की। इस कहानी के थ्रू आप ये भी देखेंगे कि कैसे भेड़िए ने भेड़ की खाल पहन करके भेड़ के बीच में रहे। वो दिन में सेवादार की तरह काम करते थे, सेवा करते थे लोगों की, और रात में उनकी एक अपनी लाइफ हुआ करती थी। वो दिखने में हमारे जैसे ही थे, सिंपल आदमी, लेकिन वो असल में भगोड़े थे। ये जो भेड़ी मैं बता रहा हूँ, इस संख्या में 2 थे, मनोज और पूनम। इन दोनों का रिश्ता था देवर और भाभी का। जी हाँ, काफी सारी चीजें तो आपको अभी क्लियर हो गई होगी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता था देवर और भाभी का। और ये भगोड़े थे जो कि 7 महीने से बागेश्वर धाम में बतौर सेवक रह रहे थे। इन दोनों ने एक ऐसा जघन्य अपराध किया था जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार समाप्त हो चुका था। और ये लोग एक ऐसा क्राइम करके भागे थे जो किसी दूसरे के साथ नहीं किया था, इन्होंने अपनों के साथ किया था। इनके हाथ अपनों के खून में रंगे हुए थे। 7 महीने, तकरीबन 210 दिन तक ये पुलिस वालों को चकमा देते रहे। क्या किया था इन्होंने ऐसा, किस तरह से इन्होंने अपराध किया था, और ये कैसे भाग करके पहुंचे एक पवित्र जगह, और ऐसी पवित्र जगह जहां इन्हें पनाह मिली थी, इन्हें रहने को जगह मिली थी। आइए पता करते हैं। ये कहानी है दिनेश अवस्थी मर्डर केस की। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और तारीख थी 24 अप्रैल 2024। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला, और गांव का नाम था खेरसा। और इसी गांव में एक ट्रक ड्राइवर थे जिनका नाम था दिनेश अवस्थी। ये बहुत मेहनत से ट्रक चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे ताकि इनका परिवार सुख से रह सके, उनको कोई तकलीफ ना हो। ये धन संचय करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। इनके कोई बच्चे नहीं थे और इनकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें एक उनकी पत्नी थी और एक उनका भाई था।
24 अप्रैल 2024 दिनेश अवस्थी ट्रक चला करके अपने घर आए, थके हारे। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, जो भी था इनका आपस में। लेकिन एक दिन ये हुआ कि दिनेश अचानक से घर पर आ गया। उन्होंने सोचा होगा अपने जाकर के अपनी वाइफ को सरप्राइज देता हूँ, लेकिन उनको क्या पता था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका वेट कर रहा है। दिनेश अवस्थी ने अपनी पत्नी पूनम और अपने भाई मनोज को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, रंगे हाथों। उस दिन घर में तूफान आ गया, कोहराम मच गया। दिनेश के लिए महज ये एक धोखा नहीं था, ये उसके पीठ पीछे की गई एक ऐसी घिनौनी चीज थी जिसे दिनेश सहन नहीं करना चाहता था, नहीं, और उसे करना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि जो दो लोग उसकी जिंदगी में थे जिनको वो बहुत ज्यादा अपना मानता था, जिन पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उन्हीं दो लोगों ने उसे धोखा दिया। अब यहाँ पर जो उसकी पत्नी थी और मनोज था, इन दोनों के दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई अब ये बात तो खुल चुकी है और दिनेश समाज में हमारी ये जो नाजायज संबंध है, जो गलत है चीज, क्योंकि उनको पता था अंदर अंदर है तो गलत। उन्हें लगा कि शायद दिनेश सबके सामने ये बात बता देगा, ये चीज रख देगा, जिससे उनका प्यार जो सोचते थे वो अधूरा रह जाएगा और वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे और उनकी बेइज्जती अलग होगी। अब उन्होंने क्या था ना, जो डर था उन पे इतना हावी हो गया कि उन्होंने आव दिखाना था। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये रिश्ता तो खत्म हो ही गया है, लेकिन इसकी एक कमजोर कड़ी है। क्या? अगर दिनेश अवस्थी किसी को बता ही ना पाए कि ये रिश्ता ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने जो उस कमजोर कड़ी थी उसको ही हटाने का प्लान बना लिया। और वो जो कमजोर कड़ी थी वो था दिनेश। अब 24 अप्रैल की रात जिस दिन ये सब हुआ, उस दिन रात में दिनेश सोया हुआ था। तो ये जो दोनों थे, इन्होंने प्लान बनाया, पहले डंडों से पीटा, फिर चाकू से गोद करके उसकी जान ले ली। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद जो दिनेश था उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इनका काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इन्हें डर था कि भाई लाश को ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि उस लाश के हाथ पैर बांधे, शरीर पे एक पत्थर बांधा और गांव के पास में एक बहुत गहरा तालाब था, वहां फेंक दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने हर सबूत मिटा दिया है, अब तो दिनेश की जो कहानी है वो तालाब में ही दफन हो चुकी है। उस पत्थर के वजन के साथ उसकी बॉडी कभी ऊपर नहीं आएगी और कुछ टाइम के बाद मछलियां उसे खा जाएंगी और सब समाप्त हो गया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो सच होता है वो कभी छुपता नहीं है। हमारे वेदों में लिखा गया है कि पानी को एक वरदान मिला है कि उसे जिस भी चीज में डाला जाएगा उसका वजन बढ़ जाएगा, और जो भी चीज उसमें दबाई जाएगी वह एक न एक दिन उसके ऊपर आ जाएगी, पत्थर को छोड़ करके। इसी तरह से कुछ दिन के बाद जब दिनेश अवस्थी की लाश फूल गई, जो कि ऊपर आ गई, इसे देख करके पूनम और मनोज घबरा गए। इन्हें समझ में आ गया कि भाई अब अगर तफ्तीश हुई तो हम तो पकड़े जाएंगे। उन्हें लगा कि अब हम यहाँ रहेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं। पुलिस वाले क्योंकि सबसे प्राइमरी सस्पेक्ट वही होते तो उन्हीं पे शक करते। तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ जिसमें ये दोनों भी शामिल थे, इन्होंने ये सब किया। उसके बाद ये दोनों उस गांव से रातों रात भाग गए। पहले वो लखीमपुर गए, उसके बाद सीतापुर गए और रेगुलरली ना अपनी जगह बदल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्योंकि पुलिस वालों ने उन पे 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। क्या होता है ना, पुलिस वालों की चौकियां होती है तो हर चौकी में रिपोर्ट कर देते कि ये चेहरे मोहरे वालों को रोक लेना, अगर इस तरह का कोई लुक अलाइक होता है तो ये लोगों ने समझ में आ गया कि भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। तो ये ना रेगुलरली अपनी जगह बदल रहे थे और चुपके जा रहे थे। अभी क्या हुआ ना, ये जो मुद्दा था ये सोशल मीडिया में आने की वजह से थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया था। उस गांव में जो कि अक्सर शांत रहा करता था, वहां पर इस तरह का क्राइम हुआ तो वहां के लोगों का भी प्रेशर हो गया। और उस गांव में सीसीटीवी नहीं थे, कि छोटा सा गांव है। तो अब ऐसे में पुलिस वालों के लिए भी चुनौती बन गई कि भैया हम ढूंढे तो कैसे ढूंढे या किस तरह से चीजें हुई। पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बीते, दिन हफ्तों में बीत गए, हफ्ते महीनों में बीत गए। और जो भाई था अश्विनी, जो कि चचेरा ममेरा भाई था उनका, जिन्होंने एफआईआर करवाई थी, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी। यार पता नहीं कहाँ, समझ में तो आ गया कि इन दोनों ने ही किया है, लेकिन कहाँ मिलेंगे, उन्होंने इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी। ये जो देवर भाभी थे, इन्होंने भागते भागते एक जगह को ऐसा चुना जहां की इनको पता था कि भाई यहाँ पर तो हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। भेड़ों का झुंड में भेड़िया। जी हाँ, इन्होंने जगह चुनी बालाजी धाम, जो कि मध्य प्रदेश भारत में पड़ता है।
वहाँ लाखों की भीड़ है, हर तरफ भक्ति का माहौल है। इस भीड़ में गुम हो जाना बहुत आसान है। और ऊपर से हमारे भारत की जनसंख्या, सोने पे सुहागा। इन लोगों ने क्या किया ना, अपना वेश बदल लिया। मनोज ने बाल बढ़ा लिए, रूप, तरीका, कपड़े पहनने का ढंग सब कुछ बदल दिया। दिन भर ये लोग सेवा करते, जय श्री राम का नारा लगाते मुंह से। लोगों को कभी भी शक नहीं हुआ इन पे कि भैया हमारे बीच में, हम भक्ति भाव श्रद्धा वालों के बीच में दो कातिल घूम रहे हैं। 7 महीने तक ये लोग वहीं छुपे रहे। सोचिए, एक तरफ कानपुर पुलिस थी जो कि अपनी तफ्तीश कर रही थी, इनको पागलों की तरह ढूंढ रही थी, और एक जगह ये थे इन्होंने धर्म की चादर ओढ़ करके, भक्ति की चादर ओढ़ करके खुद को बचा रखा था। अब होता क्या है ना कि अक्सर हर क्रिमिनल यही सोचता है कि भाई 7 महीने एक लंबा टर्म निकल गया, तो उन्हें लगा कि यार शायद हम बच गए, अब तो केस दब गया होगा। तो जैसे कि हर क्रिमिनल एक गलती करता है, इन्होंने भी ये गलती की। इन्होंने क्या किया कि अपना जो फोन था उसे ऑन कर दिया। अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि पुलिस वाले ने उनके फोन को सर्विलांस पे रखा हुआ है। और जैसे ही फोन ऑन हुआ, फोन के ऑन होते ही पुलिस वालों को उनकी लोकेशन का पता चल गया। अब जब पुलिस वालों ने लोकेशन को पता करने की कोशिश की तो पता चला ये जो लोकेशन है ये है छतरपुर बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर, मध्य प्रदेश। अब पुलिस वालों को ये पता चल गया था कि इनकी लोकेशन कहाँ है, लोग कहाँ छुपे हुए, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये था कि भाई एक श्रद्धा भाव वाली जगह है, वहां पर किस तरह से जाएं, किस तरह से अप्रोच करें, कैसे लोगों को पकड़े। तो एक बहुत बड़ा मिशन बन गया था उनके लिए। साउथ की डीएसपी थी अंकिता शर्मा। उनकी दिशा निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया। ये एक संवेदनशील मामला था क्योंकि बागेश्वर धाम मंदिर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही संवेदनशील जगह है, क्योंकि बागेश्वर धाम बालाजी ना एक धार्मिक स्थल है जहाँ लाखों लोग आते हैं। तो पुलिस वालों ने अपना काम शांति से करना था, ताकि ये जो देवर भाभी हैं पूनम और मनोज, इनको भी पता ना चले कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो साइलेंटली पुलिस वालों ने ऑपरेट करना था। तो इस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग की। अब जो यहाँ पर क्या होता ना कि यूपी पुलिस वालों ने एमपी पुलिस से संपर्क किया और साइलेंटली दोनों ने एक टीम बनाई, ज्वाइंट टीम, जिन्होंने क्या किया कि सादे कपड़े पहन करके मंदिर में ये लोग आए एज अ भक्त, श्रद्धालु बन के। अब उन लोगों ने क्या किया कि वो सब पे नजर रखने लगे। तो उनके पास पुरानी तस्वीरें थी पूनम और मनोज की, क्योंकि यही दोनों गायब हुई तो शक नहीं पे था। अब को क्या होता है ना कि उन लोगों ने 7 महीने से अपना वेशभूषा बदल ली थी, तो उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन कुछ स्मार्ट पुलिस वाले थे, उन्होंने ध्यान से देखा कि एक लड़का है और एक लड़की है जो कि इस फोटो में थे, लड़का लड़की उनसे काफी मैच कर रहे थे। और जब ध्यान से देखा गया, पुलिस वाले समझ गए कि ये वही दोनों हैं। 9 नवंबर 2024 पुलिस वालों ने अपना अपना तरीके से जाल बिछाया, और जैसे ही वो दोनों थोड़ा भीड़ से अलग हुए, पुलिस वालों ने उन्हें झप लिया, उन्हें पकड़ लिया। इसलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक अपराधी हमेशा ही सोचता है कि मैं अपराध करके बच जाऊंगा, लेकिन नहीं। अभी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि अपराधी अपराध करके बच ही नहीं सकता। और हेड्स ऑफ ऐसे पुलिस वालों को जो कि अपनी ईमानदारी से इतनी मेहनत करते हैं, जिन्होंने सच में इतना प्यारा काम किया और उन 2 कातिलों को पकड़ लिया। वहां पर कोई आस्था काम नहीं है, कोई श्रद्धा काम नहीं आई। अपराधियों को अपराध करने की सजा मिलना तय था। अब जहां पर कानपुर लेकर के आए तो क्या हुआ ना कि मनोज को ये लगा कि मैं अब सारा आरोप अपने ऊपर ले लेता हूँ और भाभी को बचा देता हूँ, मतलब पूनम को बचा देता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेम करता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दोनों ने मिलकर किया था। इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, मनोज ने तो सारा आरोप अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन जब पूनम से पूछताछ की गई, पुलिस वाले ने थोड़ा सख्ती दिखाई तो टूट गई। और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ बताया पूनम ने कि भाई हाँ, हमने मिल करके प्लानिंग की थी, प्लॉटिंग की थी, हथियार लेकर के आए थे, इस तरह से उसने अपने पति को मारा, और इस तरह से उनके हाथ पांव बांधे, चाकुओं से गोदा, शरीर में पत्थर बांधा ताकि वो जो शरीर है वो पानी में ऊपर ना आए। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो थी यहाँ पर पूनम ने कबूल कर ली कि इन दोनों ने मिलके ही हत्या की है। और जब पुलिस वाले ने मनोज की पुरानी हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि वो हिस्ट्री शीटर है। उससे पहले भी 2 आरोप लगे, 1997 और 2011 में उस पर पहले भी इस तरह के केसेस चल चुके हैं। पुलिस चौकी में उसके नाम की एफआईआर थी। इसमें सोशल मीडिया में ये अफवाह भी उड़ी थी कि उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उस दौरान ना वो सब चल रहा था, जो नीला ड्रम वाला केस था और तो ये सब। तो इसमें
36 टुकड़े किए थे, क्या क्या था उसमें। तो इसमें भी ऐसे एक अफवाह उड़ी थी, लेकिन ये सच नहीं था। पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पूनम और मनोज इन्वॉल्व थे। अब इस कहानी से पता क्या पता चलता है कि मतलब शर्मसार कर देने वाली कि भाई चीजें की एक समय था जब लक्ष्मण जी, सीता मैया जो उनकी भाभी थी, उनका चेहरा तक नहीं देखा था उन्होंने। वो इतना इतना सम्मान करते थे और नजरों का पर्दा करते थे, उन्होंने सिर्फ उनके पांव देखे थे। और सोचिए, एक वो दौर था, एक ये दौर है। एक भरत जिसने अपने भाई के लिए सिंहासन पे नहीं बैठे, अपने भाई के चरण पादुका लेकर के उन्होंने सिंहासन पे रख दी, क्योंकि मेरे भाई राम है वही राजा बनने योग्य, तो वही बनेंगे। एक वो दौर था, एक अब का दौर है। इस कहानी से ना बहुत सारी मैं पर्सनली बहुत आहत हुआ हूँ कि कैसे एक भाई ने भाई को मारा, एक पत्नी जैसे जन्मों जन्मों का साथी माना जाता उसने अपने पति की हत्या कर दी प्रेम प्रसंग के चलते, जो कि गलत था। समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब उस भाई के बारे में सोचिए, अश्विन अवस्थी जिसने केस किया था, एफआईआर किया था और अपने भाई के लिए जो लड़ा था, उसे कैसा फील होता होगा कि मेरे भाई को मेरे ही एक दूसरे भाई ने मारा। ये जो चोट है, जो दुख है, उसके बाद उसके साथ हमेशा जीवन भर उसके साथ जुड़ा रहेगा। खेरसा गांव जो कि कानपुर के पास में है, वो एक शांति के लिए जाना जाता था, मेलों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज एक मर्डर केस के चलते वो सुर्खियों में था। उस गांव वालों के लिए बहुत बहुत एक नेगेटिव चीज थी ये। लोगों को आपसी रिश्तों में शक होने लगा। आप बताइए, एक क्राइम की वजह से कितनी चीजों पे फर्क पड़ सकता है, आप सोच सकते हैं। एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसमें पता चला कि भारत में टोटल हत्याएं हुई हैं जो कि 2022 में 28,522 मर्डर्स किए गए, जिनमें से 2,821 यानी कि 2821 नाजायज संबंधों के चलते हुई है और 2,821 रिश्तेदारों के झगड़े, प्रॉपर्टी के लफड़े, इनकी वजह से हत्याएं हुई हैं। आई होप इस कहानी से आप लोगों ने एक सबक सीखा होगा, सतर्कता आई होगी और किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, अकल्पनीय चीज़ें भी हो सकती हैं। ये जो केस था ये एक रियल स्टोरी है और आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो, रिश्ते कभी भी तार तार ना हो, सबके साथ अच्छा हो, शुभ हो। तो इसी के साथ आज मैं इस एपिसोड का एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टोरी यहाँ तक देखी और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वैसे मेरी लाइन तो है नहीं है स्टिल। और हाँ, इस स्टोरी के साथ साथ आप इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, कमेंट लिखिए। आपके पास कोई कहानी है इस तरह की, डिटेल इन्फॉर्मेशन, हॉन्टेड स्टोरी, पैरानॉर्मल स्टोरी, या आप चाहें तो मेरा पार्ट बन सकते हैं पॉडकास्ट में आकर के, उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। और कोई कहानी है तो मुझे रिटर्न फॉर्म पे भेजिए, नंबर में नीचे अटैच कर रखा है, मैंने बायो में लिखा हुआ है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, जो कि शायद एक हॉन्टिंग स्टोरी के बारे में होगा या फिर एक पॉडकास्ट भी हो सकता है जो मैं लाइन अप कर रहा हूँ। तो बस हमारे साथ रहिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू। जय श्री राम।